दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बरसों पहले वह अपने दोनों बेटों और पति नरेश को लेकर भारत से अमेरिका चली गई थी। नक्चड़ी निशा सास ससुर को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब तक ससुराल में रही उसके कर्कश स्वभाव से हर कोई परेशान था। तेज तरार गंदी जुबान की धनी और बड़े छोटों के मान सम्मान से उसे कोई वास्ता नहीं था। ऐसी बहू ससुराल में ना रहे तो ही अच्छा है, लेकिन अब इतने सालों बाद वह वापस भारत क्यों लौट आ रही थी। जिस ममता प्यार अपनेपन को वह एक दिखावा ढकोसला मानती थी, जिसे परिवार की भावनाओं की कदर नहीं थी, फिर आज क्यों वह परिवार में लौटना चाहती थी, वह भी जब वह अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी, लाखों डॉलर, आलीशान बंगला, चमचमाती कार, स्वतंत्र जिंदगी, यानी जो वह चाहती थी सब कुछ तो हासिल किया था उसने। फिर खालीपन क्यों है जिसके लिए निशा ससुराल छोड़कर 7 समुंदर पार गई थी। उसे पाकर फिर पति के साथ वापस क्यों लौट रही है स्वदेश। निशा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। पति नरेश ने उसे झकझोर कर अतीत की यादों से बाहर लौटने को कहा। 20 वर्ष बाद वह ससुराल लौट रही थी। अमेरिका की धरती पर पति नरेश ने एक लंबी चुप्पी साध ली थी और निशा जो तेज तर्रार थी पति की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ रही थी और मनमानी करती जा रही थी। उसे अपने 2 बेटों का घमंड था। निशा ने ससुराल वालों के साथ जैसा व्यवहार किया था उससे तो यही लगता था कि कोई हवाई अड्डे पर उन्हें लेने तक नहीं आएगा। नरेश ने सांत्वना दी, कोई और आए या ना आए मेरे बाबूजी अवश्य आएंगे। मेरे रिश्तों की नींव इतनी कमजोर नहीं। सामान लेकर बाहर आए, देखा घर का कोई सदस्य नजर नहीं आया। नरेश के चेहरे पर परेशानी तैर गई। तभी पीछे से आवाज आई, मुन्ना। पलट कर देखा तो शीतल गरिमामयी व्यक्तित्व के स्वामी पिताजी खड़े थे। नरेश की नज़रें पिताजी से मिली। उसकी आंखों में पछतावा और लाचारी थी। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार भी नहीं आ सका। धिक्कार है ऐसे बेटे पर जो विदेश में बैठा रहा। उसकी जननी संसार छोड़कर चली गई और वह अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आया। भारत की धरती पर कदम रखते ही बहू निशा के हृदय की पीड़ा चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने ससुर जी के चरण स्पर्श की। बालक और बुजुर्ग व्यक्ति जितना जल्दी रूठते हैं उतना जल्दी मान भी जाते हैं। पिताजी ने स्नेह पाते ही निशा और नरेश दोनों की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और एक पिता के रूप में चौधरी निरंजन दास की अनुभवी आंखों ने एक ही पल में ताड़ लिया, दाल में जरूर कुछ काला है, परंतु वह खामोश रहे। इसके बाद 2 सुंदर सजीले मजबूत कद काठी के नौजवान आए। झट से निशा के पैरों में झुक गई। दोनों में से एक ने आंख दबाकर पूछा, क्यों चाची, पहचान रही हो कि नहीं? फिर जोर से ठाका लगाकर हंसने लगे। तभी उनके पीछे से एक सुंदर परी जैसी लड़की आई। उसने हाथ जोड़ दिए और बोली, नमस्ते चाची, कैसी हो? निशा स्तब्ध रह गई। यह तो बड़ी जेठानी के बेटे हैं और यह सुंदर सुशील लड़की उनकी बेटी लतिका है, जिन्हें कभी निशा देहाती, गंवार और बेसुरे कहकर संबोधित करती थी, जो धूल से सने रहते, कच्ची आमियाँ तोड़कर खाते थे, जिनकी नाक हमेशा बहती रहती थी। लेकिन अब तीनों बच्चों के चेहरे विद्वता और शालीनता से चमक रहे थे। यह सोचकर कि निशा स्तब्ध रह गई कि हमेशा घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली जेठानी के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो उसने अपने बच्चों को इतने सुंदर सांचे में ढालकर योग्य बनाया। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी रमा साधारण कद काठी, सांवला रंग, चौड़े किनारे की साड़ी पहने, माथे के बीच में चमचमाती बिंदिया लगाए हुए बड़े प्रेम से निशा के गले से मिली और फिर कान में धीरे से मुस्कुराकर बोली, देवरानी जी, कम से कम बिंदिया तो लगाया करो। निशा पढ़ी लिखी थी। पहले जब जेठानी उसे टोकती थी तो वह उसकी सोच पर चिढ़ जाती थी और कहती थी, यह साज सिंगार तुम जैसी गंवार औरतों को ही शोभा देता है। जेठानी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। गाड़ी में बैठने के बाद बाबूजी ने कहा, बेटा, रौनक और रमन भी आ जाते तो उन्हें भी मैं नज़र भर कर देख लेता। बाबूजी की आंखों की कोर गीली हो गई।
कंधे पर रखे सफ़ेद गमछे से आंसू पोंछने लगे। अपने बेटों का नाम सुनते ही निशा और नरेश के चेहरे से चमक गायब हो गई। क्या कहे वह, कैसा पालन पोषण किया है निशा ने अपने बेटों का, जो फ्लोरिडा की जेल में बंद, और दूसरा आज़ाद जिंदगी के फैशन की तर्ज पर कैसे पैसे वाली अमेरिकी महिलाओं के साथ घर छोड़कर होटल में रह रहा है। किस गर्व से सिर ऊंचा करके वह अपने बेटों का नाम ससुराल वालों के सामने रखती। निशा जब विदेश गई थी तब ऊंची आवाज़ में बोली थी, अपने बेटों को विदेश ले जाकर खूब लायक बनाऊंगी, यहाँ रहकर तुम्हारे जैसे गवार नहीं बनना उन्हें। गाड़ी रुकी तो ससुराल आ गई। पुरखों की हवेली 2 हिस्सों में बांट दी गई थी। अंदर कदम रखा तो निशा की सास की तस्वीर सामने टंगी हुई थी। तस्वीर पर चढ़ाए ताजे फूल इस बात के गवाह थे कि घर में रहने वालों की संवेदनाएं अभी भी दादी के साथ तरोताजा है। वे उन्हें भूले नहीं। अतीत की यादें परत दर परत निशा के सामने खुलने लगी। अमेरिका में उसका बड़ा सा घर है। पैसे को लेकर माँ बेटे के बीच एक दिन कहासुनी हुई तो बेटे ने हथौड़ा लेकर माँ के सिर पर वार कर दिया और पैसे लेकर भाग गया। पुलिस ने छानबीन की हथकड़ी और इसके आगे वह कुछ सोचती उस पर बेहोशी सी छा गई। होश में आई तो देखा कि जेठानी का छोटा बेटा पैरों के तलवे सहला रहा था। बड़ा बेटा डॉक्टर को लेने गया हुआ था और ससुर जी सिरहाने बैठे थे। आंखें खुलते ही निशा फूट फूट कर रो पड़ी। ससुर जी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, बिटिया तू हमेशा हमसे लड़ती रही, झगड़ती रही, क्या कुछ नहीं कहा तुमने? लेकिन आज विदेश से ऐसा कौन सा दुख हृदय में बसा कर लाई हो जो तेरी पलकों से आंसू रुकते ही नहीं? वह किसी से क्या कहे, होठ तो जैसे सिल गए। किस हक से कहे कि उसके बेटों ने कैसे विदेशी धरती पर अपने दादा का नाम रोशन किया। अगले दिन नींद खुली तो नरेश परिवार के साथ बैठकर हंस हंस कर नाश्ता कर रहा था। निशा उसे एकटक देख रही थी। वह जबरदस्ती उसे विदेश लेकर गई थी। वह अपना देश छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन निशा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था। आज स्वदेशी धरती पर लौटकर वह कितना खुश है। विदेश में नरेश हमेशा गुमसुम रहता था। खाने की मेज पर रूखा सूखा जैसा मिलता खा लेता। सूखे टोस्ट, बटर, ब्रेड, यही तो है विदेश का नाश्ता। वहाँ पर लोगों के पास समय ही नहीं होता। सब मशीनों की तरह काम करते हैं और मशीनों का बनाया हुआ खाना ही खाते हैं। यह सरसों का साग और मक्के की रोटी विदेश में कहाँ? वह बिस्तर से उठी, फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गई। जेठानी के दोनों बेटे हंस हंस कर अपनी बातें कर रहे। जेठ जी के एक बेटे ने कंप्यूटर में स्नातक पूरी की और दूसरा खानदानी काम धंधे में अपने पिताजी का हाथ बटा रहा। बेटी भी पढ़ाई पूरी कर चुकी, उसके लिए सुंदर घर वर्त की तलाश जारी। जेठानी के तीनों बच्चे बार बार माँ माँ करते हुए उसके आगे पीछे घूम रहे थे। अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी की जनसंपर्क अधिकारी भारतीय साधारण महिला से ईर्ष्या अनुभव कर रही थी। उसे तो याद भी नहीं कि कब उसके अपने बेटों ने उसे माँ कहकर पुकारा था। निशा की आंखें भर आई। दोनों पति पत्नी को अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि अंग्रेजियत का लबादा ओढ़े उनके शरीर में एक भारतीय दिल भी है जो प्रेम और आस्था के प्रति श्रद्धा रखता है। दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से टूट चुके थे। फिर चाहे कितने भी धनी हो, लेकिन मन तो कंगाल है। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे होते हैं। निशा के दोनों बच्चे विदेश में कहीं खो गए। अगली सुबह नरेश और निशा हवेली के पश्चिमी हिस्से की तरफ टहलने निकल पड़े। नरेश ने एक स्थान की तरफ इशारा करते हुए कहा, निशा, यह वही बैठक है जहाँ कभी बाबूजी आसन लगाकर बैठा करते थे। देहातियों की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का निपटारा करते थे। गांव वालों के मेहनत के से कमाए धन को बिना किसी लिखा पढ़ी के जमा करते थे और वक्त पड़ने पर उन्हें ब्याज सहित वापस भी करते थे। किंतु अब उस बैठक ने एक सरकारी बैंक का रूप ले लिया था, जहां पर ई सेवा केंद्र था। गांव वाले अपनी शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ बिजली फोन बिल भी भर सकते हैं। इस प्रगति का श्रेय जेठानी के छोटे बेटे यश चौधरी को जाता है, जो अभी अभी कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव लौटा है। नरेश ने कहा, अपने देश में अमीर देशों की तरह जगमगाहट तो नहीं, पर अंधेरा भी तो नहीं। पति की बातें सुनकर निशा बोली, विकसित देश छोटे मोटे सर्वेक्षणों के आधार पर विकासशील देशों को भ्रष्ट, पिछड़ा हुआ, लाचार और गरीब साबित कर देते हैं। इससे देश के युवा वर्ग में देशभक्ति की बजाय नफरत बढ़ती और वह अपने देश से पलायन करते हैं।
इससे अपने ही देश को नुकसान होता है। विदेशी धरती पर न जाने कितने युवक रास्ता भटक जाते और न जाने कितने तो अंधी दौड़ में खो जाते जो वापस लौटते ही नहीं। निशा के बेटे अपराध की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके थे। उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोनों पर न जाने कितने केस लगे थे। निशा और नरेश ने निश्चय किया कि अब वह स्वदेश रहेंगे, अपने देश के लोगों की तरक्की में सहायता करेंगे। बेटों का ख्याल दिल से निकाल दिया। दोनों दंपति गांव की सेवा में प्रयासरत हो गए। एक दिन जेठानी और ससुर जी ने जोर देकर रौनक और रमन के बारे में पूछा तो निशा फपक कर रो पड़ी। ससुर जी के कदमों में गिरकर बोली, बाबूजी, आपके संस्कार खरा सोना है, इसीलिए आपका बेटा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। वह अपने संस्कार नहीं भूला, परंतु मेरे संस्कार खोखले थे। मैं अपनी दौलत विदेश में लुटा आई। फिर निशा ने सारी बातें बताई। ससुर जी ने दोनों पोतों को विदेश से वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भारत लौटना ही नहीं चाहते थे, तो इन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।